तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डेजर्ट एकेडमी बाड़मेर के प्लेटफॉर्म पर। आज अपन क्लास 10th साइंस के फिजिक्स के एक छोटे से चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की शॉर्ट समरी या ब्रीफ पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हमें सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ह्यूमन आई में एक लेंस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है और ह्यूमन आई का डायग्राम से जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में। या तो लेबलिंग करना पूछ सकते हैं या ड्रॉ करना पूछ सकते हैं। तो इस डायग्राम के एक एक पार्ट को अपन एकदम क्लियरली समझेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया, जहाँ से लाइट क्या करती है, एंटर करती है। उसके बाद आइरिस, प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल मतलब पुतली, जो अपने ब्लैक कलर का स्पॉट होता है आँख के अंदर, हाउ मच लाइट विल बी एंटर्ड, वो देखने का काम प्यूपिल का होता है। और प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का। मतलब आई से याद रख सकते हैं, अपनी मम्मी अपने को कंट्रोल करती है, तो प्यूपिल यानी बच्चे की साइज़ को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। फिर एक्वस ह्यूमर होता है जो लिक्विड टाइप का हो रहा है। क्रिस्टेलाइन लेंस होता है, किसका बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में एक और पार्ट होता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और एक्सपेंड भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होता है, एक्सपेंड होने पे क्या होता है, ये सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है जिसको अपन आगे क्या करेंगे, समझेंगे। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रेटिना। जो भी लाइट कॉर्निया से होकर जाती है वो इमेज को बनाने का काम कहाँ करेगी, रेटिना पे इमेज बनती है। रेटिना पर इमेज बनती है तो रेटिना अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ भेजता है, ऑप्टिक नर्व यहाँ से अपने सिग्नल्स कहाँ भेजता है, अपने दिमाग के अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और उनके क्या है, उनके क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो फ्रंट लेयर होती है अपनी ह्यूमन आइज़ की और बैंड्स होती है। अपने को पता है लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन का मतलब जनरली सीधा क्या अपन को देखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। जैसे ये किसी मीडियम से आई, यहाँ पे मुड़ गई, यही क्या है, रिफ्रैक्शन। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। अब अपन आगे अगर देखें तो कॉर्निया का काम क्या है, इट हेल्प टू फोकस इट ऑन टू द रेटिना। मतलब जो भी लाइट आँख के अंदर एंटर करेगी उसको रेटिना पर फोकस करने का काम किसका है, कॉर्निया का। उसके बाद प्यूपिल, ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होती है जो आई की सेंटर होती है और काम क्या करती है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी ज़्यादा लाइट एंटर करनी चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में होते हैं तब अपनी आँख की प्यूपिल की साइज़ क्या होती है, और जब एकदम रोशनी भरे कमरे में होते हैं तब अपनी आँख की प्यूपिल की साइज़ क्या होती है, वो कंट्रोल करने का काम भी क्या है इसका, वो देखने का काम भी क्या है, प्यूपिल का। आइरिस कलर पार्ट होता है और विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल डिपेंडिंग ऑन द लाइट इंटेंसिटी। मतलब लाइट कितनी भारी है, कितनी कम है, डिम है या ब्राइट है, उसके अकॉर्डिंग प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। इसके बाद अपन देखें तो लेंस, ह्यूमन आई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेंस। ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल की जस्ट पीछे होता है और काम क्या करता है, फोकसेस लाइट रेज ऑन टू द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स शेप। बार बार शेप चेंज होता है तभी अपने को दूर की वस्तुएं या पास की वस्तुएं आसानी से क्या करती है, दिखती है। और इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से सीबीएसई का सवाल पक्का आता है, सिलियरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द लेंस टू एडजस्ट फोकस फॉर नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब पास की वस्तु देखने के लिए या पास की चीज़ें देखने के लिए सिलियरी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूर की चीज़ें देखने के लिए कैसे एक्सपेंड होती है, उसके बारे में क्या काम। उसके बाद एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है, बस जनरली ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना रेटिना। यह एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जो आँख के पीछे की तरफ होती है और इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। ये जनरली आपको याद रखना होता है, असर्शन रीजन में कभी पूछ सकते हैं। रेटिना में कौन सी सेल्स होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, रॉड्स एंड कॉन्स दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो आगे किसको भेजने का काम करती है, ब्रेन को। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं अपन रोड्स और कॉन क्या होती है, जो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स रेटिना में पाई जाती है। और कॉन्स क्या होती है, जो कलर विजन के लिए और शार्प विजन के लिए, ब्राइट लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट्स में ये सारे पार्ट्स खत्म हो गए। मतलब
अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद लेंस और इसी में प्यूपिल, फिर आइरिस जो प्यूपिल की साइज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है अपना रेटिना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहाँ भेजता है? ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई के जनरली क्या थे? अलग अलग पार्ट्स। अब अपने को कोई चीज़ दिखती कैसे है? अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने आँख में कॉन्वेक्स लेंस है, इट ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब ये हमेशा सीधी और ये हमेशा वास्तव में और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो अपने को कोई सामने वाला इंसान सीधा क्यों दिखता है? उसका रीज़न अभी अपने को आज पता चलेगा। सबसे पहले लाइट एंटर होगी एक ऑब्जेक्ट की, कहाँ से होगी? कॉर्निया से होगी, और क्या होगी? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू बेंड होगी और आँख में पहुँचेगी। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ लाइट, द प्यूपिल कंट्रोल्स हाउ मच लाइट एंटर्स। अपनी आँख के अंदर कितनी लाइट पहुँचनी चाहिए, ये कंट्रोल करने का काम किसका होता है? प्यूपिल का। उसके बाद अगर अपन देखें तो आइरिस इसकी साइज़ को क्या करेगी? एडजस्ट करने का काम करेगी। फिर फोकस, लेंस फोकस करने का काम करेगा। विद हेल्प फ्रॉम सिलेरी मसल्स बेंड्स द लाइट फर्दर टू फोकस इट प्रिसाइजली ऑन द रेटिना। लेंस से सीधा कहाँ अपने इमेज बनती है? रेटिना पे। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? द रेटिना कैप्चर्स द लाइट रॉड्स डिटेक्ट ब्राइटनेस ब्लैक एंड वाइट, कितनी ज़्यादा डिम है या कितनी ज़्यादा ब्राइट है वो देखते हैं। एंड कॉन्स डिटेक्ट क्या करते हैं? कलर। फिर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है थ्रू रेटिना। द रेटिना कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच ट्रैवल वाया द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? प्रोसेस करने का काम करता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फॉर्म्स एन अपराइट क्लियर इमेज। दो द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। रेटिना एक छोटी सी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जबकि ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, उन सिग्नल्स को पढ़ने का काम पड़ता है। उन सिग्नल्स को पढ़ने का काम करने के बाद वो क्या बनाता है? एकदम सीधी इमेज बनाता है। इसलिए अपने को इंसान सारे क्या दिखते हैं? सीधे। वास्तव में सीधे कहाँ होते हैं आजकल के इंसान? लेकिन अपना ब्रेन बेचारा ब्रेन है। अब प्यूपिल काम कैसे करती है? एक छोटा सा टॉपिक ये है, इसको देख लेते हैं अपन। तो जनरली आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन एक साथ होता है। द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अगर लाइट क्या होगी? बहुत चमकदार होगी एकदम, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और अपनी आँखों के अंदर कम लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी। अगर लाइट कमज़ोर होगी, डिम होगी, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? मोटी मोटी बड़ी, और लाइट क्या करेगी? अधिक एंटर करेगी, विच हेल्प्स द आई एडजस्ट टू डिफरेंट लाइट कंडीशंस। मतलब कम लाइट होगी तो प्यूपिल क्या होगी? ज़्यादा लाइट होगी तो प्यूपिल क्या होगी? ये सारा कंट्रोल करने का काम किसका है? आइरिस का। अब परसिस्टेंस ऑफ अ विजन एक जनरल बात जीके के लिए याद कर सकते हैं कि इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। अपनी आँख के अंदर सामने वाले की छवि कितने समय तक बनी रहती है, वो परसिस्टेंस कहलाता है। और लगभग होता है 1 सेकंड का 1/16 पार्ट। वो अपने आँख, मतलब आपने किसी सुंदर इंसान को देख लिया और उस सुंदर इंसान की छवि आपके दिल में कितने समय तक बचेगी? तो 1/16 सेकंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है आपके सपनों में वो फिर आए, वो तो फिर परसिस्टेंस से परे हो गया, कल्पनाएं हो गई। ठीक है, बस जनरली अपने को ये पता रखना है। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, फेवरेट आरबीएससी और सीबीएसई का। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर। मतलब दूर की चीज़ें देखनी है तो लेंस क्या होगा? लेंस का साइज़ बदलेगा, और पास की चीज़ें देखनी है तो लेंस की साइज़ क्या होगी? बदलेगी। इसी को पावर ऑफ क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन का मतलब होता है एकोमोडेट करने की पावर, उसको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। अब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है तब लेंस क्या हो जाता है? पतला, और सिलेरी मसल्स जब सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तब लेंस हो जाता है मोटा। ये याद रखना। सिकुड़ने पर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर्दियों में लोग सिकुड़ जाते हैं क्योंकि मोटा मोटा खाना खा लेते हैं। और रिलैक्स होके कब बैठते हैं? जब पतला आदमी होगा वो क्या होगा? रिलैक्स होके बैठेगा। अब रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब उसकी लेंथ फोकस क्या हो रही? फोकल लेंथ बढ़ गई है। और जो मोटा हो गया है उसकी लेंथ फोकल लेंथ क्या हो गई है? घट गई है। अब लेंथ बढ़ गई है तो अपन दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, और अगर फोकल लेंथ घट गई है तो पास की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अपने को क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो नज़दीक की दूरी जिससे अपनी आँख आसानी से चीज़ों को देख सकती है, वो क्या कहलाता है? नियर पॉइंट।
जनरली ये होता है 25 सेंटीमीटर का। मतलब आपको किसी एक सुंदर इंसान का चेहरा देखना है तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए, आपको वो एकदम अच्छे से दिखेगा। दूर का पॉइंट इन्फिनेटिव पे होता है, द फार्देस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फार पॉइंट इन्फिनेटिव पे होती है। ठीक है, अब अपनी आँख के बारे में तो देख लिया। अब आँखों की क्या होती है, बीमारियाँ, डिफेक्ट्स होती है कि किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को तो दोनों का नहीं दिखता है। ठीक है, बोलते हैं ना अंधा है क्या, मतलब जनरली बोल देते हैं, लेकिन अब उनके डिफेक्ट्स और विजन्स डिफेक्ट क्या क्या होते हैं तो ये अपन अब क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अब आगे। सबसे पहला होता है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया में पास की चीज़ें तो क्या दिखती है, एकदम साफ, लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब मायोपिक आई क्या होगी, देखो अपना फ़ोटो वास्तव में कहाँ बनना चाहिए, मतलब अपनी इमेज कहाँ बनती है, जो भी चीज़ देखते हैं। जैसे अपन ने क्या देखा, एक गोलू को देखा, अब ये गोलू अपने को कहाँ दिखना चाहिए, वास्तव में यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब अपने को गोलू क्या दिख रहा है, ब्लर या धुंधला दिखेगा। अब गोलू ब्लर या धुंधला दिख रहा है, मतलब मुझे दूर से गोलू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे कौन सी डिफेक्ट है, मायोपिया। अब मायोपिया डिफेक्ट है तो इसमें मायोपिक आई के बारे में फ़ोटो दिखाया गया है। और जब इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक करने से पहले इसके रीजंस को अगर समझे तो जब अपना कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और आई बॉल क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, इलॉन्गेशन हो जाता है आई बॉल में, तब मायोपिया होता है। अब इसको ठीक करने के लिए अपन को एक सूटेबल पावर का क्या करना है, कॉनकेव लेंस। सूटेबल पावर क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी के 2 नंबर का चश्मा है, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। अब फोकल लेंथ कितनी होगी और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो किसी के अगर 2 नंबर का चश्मा है तो अब उसको अगर 3 नंबर का चश्मा दिखाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसको और आसानी से दूर की चीज़ें साफ दिखेगी। 2 नंबर का है तो 2 का ही लगाना पड़ेगा, इसलिए सूटेबल पावर का लेंस लगाना है। ऐसा नहीं कि मन पड़े वो आँख की में चश्मा लगा दिया और काम चल गया। ठीक है, अब इसको ठीक करने का क्या काम है, अब इसको ठीक करना है तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करना है। मायोपिया मतलब दूर की चीज़ें साफ़ नहीं दिख रही है। अब देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया, अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, एक जगह फोकस पॉइंट पर सेंटर करने का काम करेगा, सेंटर करने का काम करेगा तो सीधा का सीधा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा सीधा रेटिना पर, और चीज़ें अपने को क्या दिखेगी, दूर की चीज़ें साफ दिखेगी। दूसरा है मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली। दूर की चीज़ें तो अपने को एकदम साफ दिख रही है, लेकिन पास की चीज़ें धुंधली या क्लियरली नहीं दिखती है। ये क्या होता है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, और शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, और आई बॉल क्या हो जाती है, छोटी। शायद अपने इधर फोकल लेंथ इंक्रीज में पड़ा था, तो अपने को ये ध्यान रखना है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मायोपिया में फोकल लेंथ कम होगी, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और आई बॉल यहाँ शॉर्टन होगी, वहाँ पे आई बॉल क्या हो रही थी, इलोंगेशन यानी बढ़ रही थी। कारण ये हो गए। अब इसका करेक्शन करने के लिए यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल या अप्रोप्रिएट पावर। अब हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होगी, जब अपनी इमेज आँख के द्वारा रेटिना पर बनती है तो वो रेटिना पर न बन के कहीं क्या बनेगी, पीछे की, और ये होगी हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट अपना 25 सेंटीमीटर पे क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि मायोपिया में भी फार पॉइंट इन्फिनेटिव पे क्या होता है, नहीं होता है। अब इसको करेक्शन करने के लिए वी विल यूज़ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये रेज़ को कन्वर्ट्स करने का काम करेगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, एकदम सही से इमेज बना देगा, जिससे अपनी आँखें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब जिसको न दूर का दिखता है न पास का दिखता है, उसके लिए एक बीमारी का नाम है प्रेसबायोपिया।
प्रेस बायोपिया इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच ऑकर्स ड्यू टू एजिंग। धीरे धीरे उम्र बढ़े बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, प्रेस बायोपिया की बीमारी हो जाती है। इसका कारण क्या है, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस लचीला होना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है। इसी के कारण क्या होता है, प्रेस बायोपिया। इन दिस अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब जिसको डिस्टेंस या दूर की चीज़ें साफ़ नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, जिसको पास की चीज़ें साफ़ नहीं दिखती है। अब जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब प्रेस बायोपिया ठीक करने के लिए देखो ये मैंने एक फ़ोटो लगाया है, स्पेक्टेकल्स हैविंग बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ऊपर की तरफ दूर की चीज़ों को साफ देखने के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं और पास की चीज़ों को साफ देखने के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कभी स्कूल में किसी ऐसे टीचर को जो थोड़े ओल्ड एज के हैं और चश्मे को ऐसे नाक के ऊपर नीचे ऐसे रख के क्या करते हैं, सामने वाले को देखते हैं। जब उसको क्या देखना पड़ता है, पास की चीज़ों को, और जब उसको दूर की चीज़ें देखनी पड़ती है तो वो नोज से अपने स्पेक्स को क्या करते हैं, वापस ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो उनके कौन सा लेंस लगा होता है, बाईफोकल लेंथ। क्यों लगा होता है, क्योंकि उनको कौन सी डिफेक्ट होती है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब इसको करेक्शन को अपन ने समझ लिया, एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। समझ तो आ रहा है ना, कोशिश करो, समझ आ जाएगा। एक बार दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो समझ आराम से आ जाएगा भाई, समझ तो आना ही है। करेक्शन क्या होगा, बाय यूजिंग अ बाईफोकल लेंस विद एप्रोप्रिएट पावर। बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन किसकी होती है, कॉन्केव ऊपर, और लोअर पोर्शन होता है कॉन्वेक्स लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म ये जनरली अपने एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन ये भी एक आई डिफेक्ट होता है, तो इसको भी अगर अपन पढ़ ले थोड़ा बहुत। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। मतलब जैसे ये लाइंस होती है ना, ये ऐसी ऐसी लाइंस होती है, तो वो बंदा क्या करता है, इनको धुंधला धुंधला देखने का काम करता है। उसको ऐसी लाइंस आसानी से नहीं दिखती है, लाइंस सारी मिक्स हो जाती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, तब उसके पास कौन सी डिजीज़ हो गई है, एस्टिग्मेटिज्म। करेक्शन, एक सिलेंड्रिकल लेंस, बेलन के शेप का लेंस यूज़ करेंगे, सिलेंडर के शेप का लेंस, और उस बीमारी को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। कैटेरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुमने सुना होगा मोतियाबिंद। अपने मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि बा भाई आँखों कराए आया थे जोण आओ। आँखों कराए आया का मतलब क्या है, बूढ़े हो जाते हैं तो मोतियाबिंद, आँख में प्रोटीन की कमी से ये बीमारी हो जाती है। ड्यू टू द मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर आई लेंस, द आई लेंस बिकम्स हेजी और इवन ओपेक, अपारदर्शी। क्या ना धोले धोले आँखों वेर है, तो बा आँखों कराए आया थे जोण आओ, तो वो वही होता है कैटेरेक्ट। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है, ये ध्यान रखना। हेजी और इवन क्या हो जाता है, ओपेक यानी कुछ दिखता नहीं है फिर। दिस लीड्स टू अ डिक्रीज ऑफ लॉस ऑफ विजन, इससे आंखें भी चली जा सकती है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड कैटेरेक्ट, इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। પછી क्या ना ऑपरेशन कराया आया है, तो आँखों कराने का मतलब की है ऑपरेशन करवा के आए है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अपन आगे चलते हैं। अब न्यू टॉपिक आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने पहले ही बताया है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। किसी भी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या हो जाना, मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट होने का मतलब ही क्या होता है, मुड़ना। अब व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स ट्वाइस, दो बार क्या होती है, झुकती है। फर्स्ट व्हेन इट एंटर्स, देखो आप डायग्राम में देखोगे तो जब ये प्रवेश करती है और जब ये बाहर निकलने का काम करती है। दिस बेंडिंग मेक्स द लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, जो अपना आगे का क्या है टॉपिक। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझने, हो सकता है 2025 या आने वाले किसी भी बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में ये आपको एक क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। मतलब ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है बोर्ड के क्वेश्चन मेकर्स का। क्या होता है कि देखो, जब लाइट क्या हो रही है, एंटर हो रही है, तो पहली बार हो रहा है रिफ्रैक्शन। एंटर होने के बाद ये लाइट यहाँ पे आई, फिर वापस क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई, कहीं और चली गई, ये रिफ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, लाइट हो गया। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, एंगल्स और अलग अलग रेज होती है। जैसे पी एक इंसिडेंट रे है, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है, ये रही ई और एफ क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे।
एफ एस क्या है, इमरजेंट रे। देखो एफ एस जो इमर्ज हो रही है ना वो इमरजेंट रे है। और एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्मा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्मा। और एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपन पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। जहाँ इमरजेंट रे जा रही है वही एंगल क्या होगा, उसी के पास जो एंगल बना होता है वो क्या होता है, एंगल ई। ठीक है, उसके बाद है एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बनता है, जहाँ लाइट रेज का पाथ डेविएट होता है। डेविएट होने का मतलब है विचलन, विचलन, विचलित होता है मतलब भटक जाना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसको जनरली इस डायग्राम से पक्का क्वेश्चन आते हैं कि वे व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल ए या व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल डी, या लेबल करो कौन कौन से एंगल है, कौन कौन से नाम है। तो जनरली आपको ये याद रखना है, एंगल ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का एंगल होता है, और एंगल डी होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन वाला एंगल यहाँ पे है, ये हो गया इमरजेंट एंगल जनरली, बस बाकी आई और आर ये तो आपको पता ही है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। The phenomenon of splitting of white light into 7 constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light। मतलब एक सफ़ेद लाइट का स्प्लिट होना, स्प्लिट होने का मतलब बिखरना, कितने कलर्स में, 7 कलर्स में बिखरना, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। अब सनलाइट को जनरली अपन क्या मानते हैं, वाइट लाइट। अब जैसे ये प्रिज्म से होकर जाएगी तो ये कितने कलर्स में बिखर जाएगी, 7 कलर्स में। और 7 कलर्स के बैंड को ही क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस वर्ड को भी ध्यान रखना है। ठीक है, 7 कलर कौन कौन से होते हैं ये आगे अभी अपन पढ़ेंगे। विबग्योर्स कलर होते हैं। द वेरियस कलर्स आर सीन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द सीक्वेंस ऑफ कलर रिमेंबर्स एज विबग्योर। एक विबग्योर ट्रिक के थ्रू अपन इन कलर्स को क्या करते हैं, सीक्वेंस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इन 7 कलर्स के बैंड यानी ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड्स एट डिफरेंट एंगल विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट एंगल। अलग अलग कलर्स अलग अलग टाइप से बैंड होते हैं। द वॉयलेट लाइट बैंड्स एट लीस्ट, सबसे कम बैंड होती कौन सी लाइट है, वॉयलेट, जो सबसे क्या होती है ऊपर। और सबसे अधिक कौन सी लाइट बैंड होती है, लाल। लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, तो बस यही ध्यान रखना है, लाल लाइट सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, बैंड हो रही है। इसलिए लाल दुपट्टा क्या हो गया है, उड़ गया हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया, XYZ जो भी हो। ठीक है, चलो रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। अब एक भाई साहब थे न्यूटन, वही जो सेब गिरा और 400-500 साल से बेचारे बच्चे सेब खा रहे हैं या नहीं खा रहे, लेकिन न्यूटन को अच्छे से याद करे कि भाई क्यों सेब गिरा, खा के चला जाता। मतलब जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। न्यूटन ने देखा कि व्हेन वाइट लाइट इज़ पास्ड थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। अभी ऊपर पढ़ा है कि एक प्रिज्म से जब सनलाइट पास होती है तो ये अलग अलग 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और जब क्या करते हैं, व्हेन अ सेकंड प्रिज्म इज़ प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, जब दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखते हैं तो दीज कलर्स रिकम्बाइन टू फॉर्म वाइट लाइट अगेन। दिस प्रूव्ड दैट वाइट लाइट इज़ मेड ऑफ 7 कलर्स। हाउ वी कैन प्रूव दैट वाइट लाइट इज़ मेड ऑफ 7 कलर्स। सबसे पहले क्या किया कि न्यूटन साहब ने प्रिज्म लिया, वाइट लाइट को पास किया तो 7 कलर्स में क्या हो गई, बट गई, मतलब स्पेक्ट्रम्स में बट गई। अब उसने वापस एक उल्टा प्रिज्म रखा, उल्टा प्रिज्म रखने पर वापस लाइट्स को यहाँ से गुजारा ना, तो उसको क्या मिली, एक सिर्फ कौन सी लाइट मिली, वाइट लाइट मिली। इससे न्यूटन ने ये साबित किया कि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। अब इसको आपको एक अच्छे से डायग्राम से भी देख सकते हो जो गिवन है, जो आपको स्क्रीन पे आसानी से क्या हो रहा है, दिख रहा है। देखिए ये एकदम वाइट लाइट न्यूटन ने भेजी 7 कलर्स में। रेड सबसे ज़्यादा क्या हुआ, बैंड, व्यूलेट सबसे कम बैंड हुआ। वापस जब इस प्रिज्म को क्या रखा, इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना, उल्टा प्रिज्म रखना है। कभी कभी एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, कौन सा सही है, और आर भी ऊपर नीचे देते, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्या हो गए, एंगल्स हो गए। तो सबसे अधिक लाल कलर बैंड हुआ है और सबसे कम क्या हुआ, वियोलेट। उल्टा प्रिज्म रखने पर अपन को वापस कौन सी लाइट मिल रही है, वाइट लाइट। दिस इज़ नॉन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, चले आगे। चलिए दोस्तों,
अब आता है रेनबो, इंद्रधनुष। मतलब क्या सीन है जब दो जोड़े आपस में एक एस्थेटिक व्यू देखना हो तो उनको क्या देखना चाहिए, रेनबो। मतलब एक प्रकृति का सुनहरा सा उपहार है अपने को। अब रेनबो होता क्या है, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये बनता कैसे, ये अपने को ध्यान रखना है। डिस्पर्सन होता है क्या, डिस्पर्सन का मतलब पता चल गया ना, 7 कलर्स में फैलना वाइट लाइट का, ऑफ सनलाइट, और सनलाइट इज वाइट लाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब बनता कैसे, ये जनरली वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ CBSE एंड RBSE बोर्ड। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, रेनबो ड्रॉप्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो भी रेन ड्रॉप्स होती है ना, पानी की बूंदें एक प्रिज्म के समान क्या करती है, काम करती है। ठीक, अब ये प्रिज्म के जैसे काम कर रही है। इसका मतलब है कि सनलाइट एंटर हो रही है रेन ड्रॉप में, और सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगी, फिर डिस्पर्स होगी, मतलब 7 कलर्स में बटेगी, और वापस से रिफ्लेक्ट होगी अंदर की तरफ, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वापस क्या होगी, रिफ्रैक्टेड। 4 इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी कौन सा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और चौथा अल्टीमेटली वापस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। 4 घटनाएं होती है, जिसमें से इन घटनाओं को बोलते हैं इंसिडेंट नंबर 1, ये इंसिडेंट नंबर 2 और ये इंसिडेंट नंबर 3। इन सारी इवेंट्स को अगर कंबाइन करें तो अपना एक इंद्रधनुष बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। आओ देखते हैं। देखो, बीम ऑफ वाइट लाइट, सनलाइट है, सूर्य भगवान से ये पानी की बूंद के अंदर गई। सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट के बाद जस्ट क्या हुआ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन, और क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद अपन ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो देखो, ये सबसे पहले इवेंट क्या हुए, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। उसके बाद हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। इसी के थ्रू अपने को ऑब्जर्वर को क्या दिखते हैं, 7 कलर्स दिखते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ए रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, बी इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड सी इज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। देखो क्या सीन है, कितना सुंदर लग रहा है, ये तो समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की क्या है, लेयर्स है, और उनकी डेंसिटीज़ भी क्या है, अलग अलग। तो इसका मतलब है जो भी रेज आ रही है ऊपर से सन से, जो भी कहीं से भी स्टार से कहीं से भी किरणें आ रही है, सन रेज हो या अलग अलग टाइप की रेज हो, वो अर्थ की लेयर्स पे टकराएगी तो बैंड होगी। बैंड होने का मतलब ही क्या है, एटमॉस्फेयर पे बैंड हो रही है, इट इज़ नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिनाज होते हैं। सबसे पहले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कारण क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, द एयर लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। एयर की लेयर्स होती है, अपन ने पढ़ी है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह वगैरह। तो उनकी सबकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो स्टार लाइट क्या करेगी, बैंड करने का काम करेगी, मुड़ेगी, रिफ्रैक्शन की घटना होगी। कंटिन्यूसली ऐसा काम होता जाएगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में। बिकॉज ऑफ दिस द स्टार्स अपेरेंट पोजीशन इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन एंड इट अपीयर्स टू ट्विंकल। मतलब वास्तव में जो स्टार होता है वो ऐसे होता है, और धीरे धीरे जैसे अर्थ की लेयर पे बैंड होता जाएगा ना, तो स्टार आगे पीछे होगा। आगे पीछे होने का मतलब ही क्या है, ट्विंकल करना। तो इससे ऑब्जर्वर भाई साहब को स्टार चमकते या वो क्या करते, आगे पीछे ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई देते। उसी से तो बनता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। समझ में आई। कारण क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना है अपने को। अब वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये जनरली क्वेश्चन अपन समझ सकते हैं। देखो, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड अपीयर एज बिग सोर्स मेड ऑफ मैनी पॉइंट लाइक लाइट्स। वो खुद बड़े बड़े सोर्स से क्या बने होते हैं द ट्विंकलिंग ऑफ दीज पॉइंट्स कैंसल आउट ईच अदर। मतलब
वो खुद बड़ी बड़ी लाइटों से सोर्स होते हैं लाइट के, तो वो लाइट्स आपस में टकरा के क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, जिसके कारण उनकी शाइन या उनकी चमक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वो ट्विंकल नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑन सनराइज एंड सनसेट। अपने को पता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, सनराइज और सनसेट लगभग 2 मिनट देरी से सनसेट दिखता है और 2 मिनट जल्दी क्या हो जाता है, सनराइज ऐसा अपने को फील होता है। टोटल 4 मिनट की दिन में क्या होती है, छेटी होती है, मतलब गैप होता है। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये भी किसके रीजन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द सन इज सीन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सन सेट, so the day becomes about 4 minutes longer. The apparent flattening of the sun at sunrise and sunset is also due to reflection. सेम वही बात है, देखो अलग अलग टाइप की डेंसिटीज़ वगैरह है, तो जो ऑब्जर्वर है अर्थ पे खड़ा है, वास्तव में तो ये हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, अपने 10th में एक बुक का नाम है ना अपनी, क्षितिज, मतलब जहाँ आसमान और धरती एक जगह मिल जाते हैं, वो होता है हॉरिजॉन। ये हॉरिजॉन होता है, उसके नीचे हो रहा है सनसेट, फिर भी अपने को क्या दिख जाता है यहाँ पे सन, वहाँ पे सनसेट हो गया फिर भी सनसेट दिखता है। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय पार्टिकल्स ऑफ एयर। एक तो एयर के पार्टिकल्स और डस्ट के पार्टिकल्स से ही लाइट का फैलना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग। इट मेक्स द स्काई लुक ब्लू, इसी के कारण स्काई क्या दिखता है अपने को, ब्लू इन द डे एंड रेडिश ऑरेंज एट द sunrise and sunset. Due to scattering of light, sunrise and sunset look like red color. अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बोले, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको ध्यान होनी चाहिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। अपने 9th में पढ़ा था, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ेगी जब वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप पक्के से नोट करके रखें दोस्तों। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब यहाँ समय नहीं है, माइन्यूट का मतलब है छोटे 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 तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एक तो पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर के माइन्यूट पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, सस्पेंडेड का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर। ठीक है, 3 चीज़ें, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। इन सब के कारण जो लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। कोलोडियल पार्टिकल्स अपन ने पढ़ा होगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, क्लास 9th में। मतलब जो पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बट वी कैन सी दीज पार्टिकल्स बाय माइक्रोस्कोप, दीज आर नॉन एज कोलोडियल पार्टिकल्स। अपन ने मिल्क का एग्जांपल लेके एक टॉर्च मारी थी और उसमें लाइट स्कैटर होती दिख रही थी, उसको ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। बड़े बड़े जंगलों में अगर आप जाओगे तो एकदम सूर्य की किरण यहाँ पे आती हुई क्या करती है, अपनी आँखों को दिखाई देती है। यही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चले आगे अपन, चलो बस टॉपिक खत्म हो गया। कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। एट सनराइज एंड सनसेट सनलाइट ट्रैवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। बहुत लंबी दूरी बेचारी तय करके आती है एटमॉस्फेयर से। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्कैटर दूर होती है, और रेड लाइट क्या होती है, सबसे कम स्कैटर होती है। इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा वो स्कैटर क्या होगा, कम, ये ध्यान रखना है। और वेवलेंथ जिसका कम होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्कैटर होगी। सो द सन लुक्स रेड। समझ में आ गई बात। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी आ सकता है। रेड, वाई द डेंजर सिग्नल और साइन इज मेड ऑफ रेड कलर। खतरों के सिग्नल को लाल कलर का क्यों बनाते हैं, देखो रेड कलर स्कैटर्स द मोस्ट व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। अब रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, तो इसके पार्टिकल सारे जो स्कैटरिंग का काम करेंगे, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेज, ये पढ़ा है। तो लाल कलर के साथ ये हो रहा है, इसका मतलब अपने को लाल कलर आसानी से दूर से क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत कम। Hence from large distance we can see the red color clearly because wavelength of red color is maximum। ठीक है, सॉरी मिनिमम नहीं होती, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। अब वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम होती है, यही अपन ने अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था,
ये रहा, स्केटिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जब रेड कलर की वेवलेंथ बढ़ी तो स्केटिंग ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, स्केटिंग ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो फोग और स्मोक में भी अपने को आसानी से लाल कलर क्या होगा, दिख जाएगा। दैट्स वाई सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस 30-35 मिनट के सफ़र में साथ दिया। यह हमारा पहला प्रयास था कि हम इस प्रकार की वीडियो डाल के कुछ नॉलेज गेन भी करें और कुछ नॉलेज दे भी। तो इस ह्यूमन आई एंड कलरफुल चैप्टर के वन शॉट में आपको क्या क्या कमियां लगी, क्या क्या अच्छा लगा, आप हमें बताएं और एक बार वापस रिवाइज़ करें, पढ़ें। आपको अपनी एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहे डेजर्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू।